विद्यार्थियों, आज सेकंड वीडियो ले रहे हैं ट्रायल बैलेंस का। कल आपको मैंने इसमें समझाया था तलपट किसे कहते हैं और इस तलपट के बनाने का उद्देश्य क्या है, इसके साथ में उनके कौन कौन से मेथड है। आज जो अपन ले रहे हैं थ्योरेटिकल पोर्शन, तलपट की क्या विशेषताएं हैं और दो सूचियां होती है लिस्टिंग टोटल लेटर्स और टोटल कट्स के बारे में, और इसके अलावा वे अशुद्धियां जो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती है उनके बारे में लेंगे। उसके बाद में कुछ अकाउंट्स बचे हुए थे कि उनका क्या शेष होगा वो लेंगे, एक क्वेश्चन भी लेंगे। तो फर्स्ट आप समझें तलपट की क्या विशेषताएं हैं। तलपट, इससे पहले आपको बड़ा तलपट क्या है। तलपट खाता बही में खुले हुए खातों की एक सूची है, एक विवरण है। आज मैंने फर्स्ट चीज नहीं, तलपट की विशेषताएं। जो आपने परिभाषा पढ़ी थी उसी के संदर्भ में इसकी व्याख्या है। नंबर एक, तलपट एक खाता बही की सूची है या एक विवरण पत्र है। नंबर दो, तलपट खाता बही एवं रोकड़ बही की सहायता से, रोकड़ बही की सहायता से तैयार किया जाता है। नंबर तीन, तलपट के बनाने का उद्देश्य गणितीय शुद्धता की जांच करना, गणितीय शुद्धता की जांच करना। जो तीसरी विशेषता लिखा है इसका यह आशय है, खाता में जो खुले हुए खाते हैं उनकी गणितीय शुद्धता की जांच करना। नंबर चार, तलपट अंतिम खाते बनाने का आधार है। फाइनल अकाउंट तो बनाए जाएंगे तलपट के साथ समझ जाएंगे, वो भी तलपटों से शेष स्थिति से तैयार किया गया तलपट है, वो फाइनल अकाउंट का बेस बनने का आधार बनेगा। नंबर पांच, तलपट दोहरा लेखा प्रणाली का अंग नहीं है, ये केवल साधारण टेस्ट बनाया जाता है। नंबर छह, तलपट वर्ष के दौरान कभी भी बनाया जा सकता है। नंबर सात, लास्ट, सभी प्रकृति के खातों के शेषों और योगों को शामिल किया जाता है। ये इसकी विशेषता है। अब उसके बाद में सेकंड पॉइंट आ जा रहा है, वो है आपका नंबर 2 पॉइंट, तलपट की सूचियां। तलपट की सूचियां ध्यान रखना, तलपट के सर्कल में दो लिस्ट होती है, देनदारों की सूची और लेनदारों की सूची। नंबर एक, टोटल या सभी डेटर्स, sundry debtors
लेनदारों की सूची, लेनदारों की सूची। व्यापार में असंख्य बहुत सारे लेनदार होते हैं, उनको तलपट के अंदर एक साथ अलग अलग पृथक नामों से लिखना संभव नहीं है, लिस्ट पर हो जाएगी। उसके लिए अलग से जितने भी लेनदार हमारे क्लाइंट है जिनसे पैसे पर मांग रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी। उसका अमाउंट जो योग आएगा उस योग को अपन तलपट के अंदर डाल देंगे। इसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स या लिस्ट ऑफ डेटर्स। नंबर 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लेनदारों की सूची, लेनदारों की सूची। ये दो जो लिस्टें हैं वो तलपट के सेट में रहती है। जितने भी हमारे लेनदार है जो हमारे से पैसे मांग रहे हैं है उन सभी लेनदारों की अमाउंट का योग आएगा। उस योग की राशि को, समेकित राशि को अपन तलपट में शामिल करेंगे। ध्यान रखना, तलपट की दो लिस्टें होती है, एक होती है सन्ड्री डेटर्स की लिस्ट और एक सन्ड्री क्रेडिटर्स की लिस्ट। अब उसके बाद में जो तीसरा मैं ले रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, वो है वे अशुद्धियां जो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती है। अगर जो नया पॉइंट आता है आपका वो है वे त्रुटियां, अशुद्धियां जो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती हैं। नंबर 3 वे अशुद्धियां जो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती है। नहीं करती है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखें। त्रुटियों के बारे में आज भी ले रहा हूं, कल और नहीं इस संदर्भ में। तो वे त्रुटियां वे अशुद्धियां एरर्स जो तलपट के मिलान को, तलपट के मिलने से कोई प्रभावित नहीं करती हैं। नंबर 1 4 अशुद्धियां होती है। नंबर 1 भूल की अशुद्धि, भूल की अशुद्धियां, errors of omission। अब इसके बारे में सुनिए। भूल की अशुद्धि का क्षेत्र वे अशुद्धियां जो किसी व्यवहार का लेखा प्रारंभिक लेखा पुस्तक में लिखने से रह जाए उसको कहते हैं भूल की अशुद्धियां। जब किसी व्यवहार का लेखा अपन प्रारंभिक लेखा पुस्तक में नहीं करेंगे और तब फिर उसकी खतौनी भी लेजर में नहीं होगी और तलपट आपको मिल जाएगा। इसमें पहला है भूल की अशुद्धि, वे अशुद्धियां वे अशुद्धियां जिनका लेखा प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में करना भूल गए हो, भूल की अशुद्धि कहलाती है। भूल की अशुद्धियां कहलाती है। इसको उदाहरण दे रहा हूं, पहली बात समझिए। भूल की अशुद्धि किसे कहेंगे? जब किसी व्यवहार का लेखा प्रारंभिक लेखी की पुस्तकों में करना छोड़ दें, भूल जाए, उसको आप कहते हैं भूल की अशुद्धि। जैसी गोपाल से 10,000 रुपए का माल खरीदा जिसे दर्ज करना भूल गए,
अब यहाँ देखिए आपको एंट्री करते हैं सिंपल, मान लो छोटा व्यापारी होता है वो जर्नल में आप लेखा करेगा 25 अकाउंट यार्ड गोपाल, या बड़ा व्यापारी है तो 25 बुक के अंदर 7 दिन में लेखा करेगा। लेकिन इसका लेखा किया ही नहीं है, इसका ये प्रभाव होगा कि लेजर में इस व्यवहार की खतरे नहीं होगी, तल पर आपको मिल जाएगा। वे स्थितियां जिनका लेखा प्रारंभिक लेखक की पुस्तकों में करना भूल के स्थितियां कहलाती हैं। इसलिए उदाहरण आपने दिया, जैसे गोपाल से उधार माल खरीदा है या माल 25 के गोपाल से, जिसे लेखांकन करना भूल गए। नंबर 2, हिसाब की अशुद्धियां। हिसाब की अशुद्धियां, एरर्स ऑफ कमीशन। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसी व्यवहार का लेखा मूल राशि, मूल राशि के स्थान पर, किसी व्यवहार का लेखा मूल राशि के स्थान पर किसी अन्य राशि से, किसी अन्य राशि से प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में करना। लेखा पुस्तकों में करना, ये जो आपने लिखा है हिसाब की अशुद्धि, इसके अंदर क्या होगा? किसी व्यवहार का लेखा किसी अन्य राशि से करना। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हरि को 50,000 रुपये का माल, 50,000 रुपये का माल बेचा, जिससे या जिसका प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में 5,000 रुपये से, 5,000 रुपये से लेखा कर दिया, लेखा कर दिया। अब यह बात समझे आप, ये जो लिखा है 50,000 का हरि को आप उधार माल बेचा, लेकिन आप प्रारंभिक लेखा का मतलब छोटा व्यापारी करेगा जर्नल एंट्री, यानी हरि टू सेल्स 50,000 की बजाय 5,000 से लेखा हो जाएगा। और मानो बड़ा व्यापारी है तो शायद बेस सेल्स को लेखा करेगा 50,000 की बजाय 5,000 से, तो 45,000 रुपये से कंपनी दोनों खातों को कम पहुंचेगी। एक आती है हिसाब की अशुद्धि। नंबर 3, सिद्धांत की अशुद्धि। सिद्धांत की अशुद्धि या सिद्धांत की अशुद्धि कह सकते हैं। सिद्धांत की अशुद्धि, अशुद्धियां, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल अर्थात लेखा नियमों, सिद्धांतों की अवहेलना, अवहेलना करते हुए लेखा किया जाए, करते हुए लेखा किया जाए, उसे सिद्धांत की अशुद्धि कहते हैं। उसे सिद्धांत की अशुद्धि कहते हैं। स्पष्ट है, जो लेखा नियम बने हुए हैं उन नियमों का बिना ध्यान दिए लेखा किया जाए तो उसको आप कहेंगे सिद्धांत अशुद्धि। इसे कल्पना आपको मिल जाएगा। जैसे कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, जिसे क्रय खाते में खतौनी कर दी, कंप्यूटर आपको मिल जाए। आप जानते हैं कंप्यूटर का डेबिट होगा, कंप्यूटर एसेट है, लेकिन हमने 25 के खाते को नहीं कर दी। सिद्धांत क्या कहता है? जो पूंजी का संपत्ति इसको डेबिट करना चाहिए, हमने आय तक संपत्ति यानी 25 यानी स्टॉक पर डेबिट कर दिया,
उसके बाद नंबर 4 लास्ट, क्षतिपूरक अशुद्धि। क्षतिपूरक अशुद्धि जब एक अशुद्धि दूसरी एक अशुद्धि अन्य अशुद्धि को विलोपित कर देती है, हटा देती है, विलोपित करती है, उसे क्षतिपूरक अशुद्धि कहेंगे। कॉम्पेंसेटरी एरर्स कहते हैं, क्षतिपूरक अशुद्धि। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे एक्स को 100 रुपए दिया करने की बजाय 1000 रुपये से दिया कर दिया, 1000 रुपये से दिया कर दिया। क्या लिखा है? एक्स को 100 रुपये दिया करने के बजाय 1000 से दिया कर दिया। वाई को 1000 रुपये दिया करने की बजाय 100 रुपये से दिया कर दिया, 100 रुपये से दिया कर दिया। एक दूसरे दोनों क्रिया है, लेकिन एक अशुद्धि ने दूसरी अशुद्धि को हटा दी। ये 4 अशुद्धियां ली हमने, और इसका आगे इस तरह समझाऊंगा। तो बोल की अशुद्धि है, ये सात की अशुद्धि है, सिद्धांतिक, और नंबर 4 क्षतिपूरक अशुद्धि। अब अपन क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहे हैं। कल जो पिछले वीडियो में मैंने आपको 40 या कुछ आगे संख्या में आपको मैंने बैलेंस लिखा है, कुछ और बैलेंस लेकर के आए थे, वो लिखा रहा हूं। जैसे रेंट पेड, ये तलपट का प्रारूप है, और इसमें किसका क्या शेष होगा लिखा रहा हूं। रेंट पेड दिया, ये खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड दिया। इंटरेस्ट पेड, ये सारे खर्चे हैं, दिया होंगे। दिया कमीशन पेड दिया। अब चारों इसके रिवर्स, रेंट रिसीव, उनको किराया प्राप्त हुआ है, रेंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीवेबल या डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और कमीशन रिसीव। इसके चारों के रिवर्स ऊपर लिखा है मैंने। उसके ये चारों का शेष होगा सीआर, चारों का शेष आपका शेयर हो जाएगा, क्योंकि 4 ही आपके खर्चे थे, ये 4 आपके लाभ है। नंबर 9 सैलरी दिया, रिपेयर्स दिया, ब्रोकरेज दलाली दिया, ट्रेड एक्सपेंसेस दिया, बैंक चार्जेस दिया, वैन एक्सपेंसेस वाहन खर्च, वैन एक्सपेंसेस दिया, पोस्टेज एक्सपेंसेस दिया, स्टेशनरी पोस्ट यहां लिख सकते हैं, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये भी खर्चा दिया। नेक्स्ट और लेते हैं,
फिर लेते हैं इसमें 19 नंबर, डिविडेंड सीआर लाभांश लाभ होता है, अप्रेंटिसशिप फी, इसको बोलते हैं प्रशिक्षु शुल्क। प्रशिक्षु शुल्क, जो नया कर्मचारी आता है उसको अपन काम सिखाते हैं, स्किल सिखाते हैं, उसका जो हमको आमदनी होगी, आय होगी, उसे फीस लेते हैं सीआर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सीआर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सीआर, विनियोग पे ब्याज छात्र लाभ होता है निशान। चैरिटी दान, दिया खर्चा है, डोनेशन चैरिटी। लॉस बाय फायर, आग से हानि दिया। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी से हानि दिया, हानि है। डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, ये आपका अलग से चैप्टर है। और स्थायी संपत्तियां हैं उनका जो उपयोग करते हैं उसकी जो लागत है वो कराते हैं डेप्रिसिएशन, यानी है मूल्यह्रास दिया। लॉस सेल ऑन एसेट, मान लो किसी परिसंपत्ति को आप सेल करते हैं, नुकसान होता है, हानि है दिया, इसका रिवर्स प्रॉफिट। सेल ऑन एसेट, किसी संपत्ति को या किसी परिसंपत्ति के विक्रय से लाभ होता है, उसी आप एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन दिया खर्चा, बहुत सारे खर्चे हैं। पैकिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस दिया, ये कुछ मैंने खर्चे लिखाए हैं, कल भी लिखाए थे, इसमें काफी लिखा दिए, फिर लेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आपके क्वेश्चन ले रखा है एक बैलेंस तलपट के जो खातों के लिए बैलेंसेज आपको दे रखे हैं और इसके साथ साथ बनाना है तलपट। तो क्या लिखा, निम्न शीर्षों की सहायता से तलपट बनाइए 21 को। तो हेडिंग आप लेंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021। तो कॉलम आपको 5 याद रखने हैं। सीरियल नंबर है, खाता वैल्यू खुले खाते का नाम, लेजरफोलियो, अमाउंट, डीआर एंड सीआर, ये आपको बैलेंस दे रखा है। अब आप देखिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक डीआर, ओपनिंग स्टॉक डीआर 30,000, डीआर में आएगा 30,000। फिर आप ये परचेज डीआर, ये परचेज 57,500, ये डीआर। नंबर 3 सेल्स, सेल्स अकाउंट सीआर 80,500। कैपिटल सीआर, एक आंतरिक दायित्व है, कैपिटल अकाउंट सीआर 13,000। क्रेडिटर्स सीआर दायित्व है 19,295 सीआर। सेल्स रिटर्न डीआर, सेल्स का विक्रय होता है, विक्रय वापसी राशि डीआर 3,000। बैंक लोन ये दायित्व है सीआर, बैंक लोन सीआर 7,500। फिर आपको दिया है बी आर, ये सच्चा आपकी रिसीवेबल प्राप्ति बिल। ऐसे देनदार होता है बिल्स, रिसीवेबल या बी आर, डीआर में 1,000। परचेज रिटर्न सीआर, परचेज रिटर्न सीआर 2500।
2500। डेटर्स ये एसेट आपकी, डीआर 12500। मशीनरी स्थायी संपत्ति है, परिसंपत्ति है, एसेट, डीआर मशीनरी 5500। बिल्डिंग ये स्थायी संपत्ति, डीआर बिल्डिंग 4950। रेंट पे डीआर खर्चा है, आयगत, रेंट पे डीआर 1500 रुपये। तो कमीशन रिसीव सीआर, कमीशन ये लाभ है, प्राप्त हुआ है, रिसीव 1355 सीआर। फिर यह बेडेक्स ये हानि है, ध्यानदार से कैसे समझना, डीआर समस्त खर्चे और हानियां डीआर होती है, बेडेक्स 200 डीआर। फिर यह कैश इन हैंड, एसेट है, डीआर कैश इन हैंड रोकड़ प्रस्तुत राशि 6750। ड्राइंग्स डीआर, ड्राइंग्स व्यापार के स्वामी द्वारा ड्राइंग्स किया गया है, उसकी पूंजी घटती है हमेशा ड्राइंग से, डीआर 2500। कैपिटल का सीआर, ड्राइंग्स का आंसर डीआर विपरीत। लास्ट बीपी सीआर, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल सीआर 1250। अब इसका योग लगेगा। अब एक बात को ध्यान रखना, इसका जब योग लगाएंगे, मान लो योग नहीं मिलता है तो उसके लिए क्वेश्चन के खाता खोला जाएगा, यानी सस्पेंस अकाउंट, यानी भूल चूक खाता। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में इसका योग संभालते हैं। डीआर 25,000 प्लस 57,500 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 12,500 प्लस 5500 प्लस 4,950 प्लस 1,500 प्लस 200 प्लस 6,750 प्लस 2500, 1,25,400। इसका योग डीआर का 1,25,400, सीआर का योग सीआर का 80,500 प्लस 13,000 प्लस 19,295 प्लस 7,500 प्लस 2,500 प्लस 13,55 प्लस 12,50, 1,25,400 योग बराबर है 1,25,400। ये आपका कल्पना, इसमें कोई लेखा, इसमें अशुद्धि खाता में जो खुले हुए खाते हैं अंक गणितीय हिसाब से सही है, फिर भी इसमें अशुद्धि हो सकती है। मैंने 4 अशुद्धि आपको बताई, भूल की अशुद्धि है, हिसाब की अशुद्धि है, सिद्धांत और चतुर्थ अशुद्धि हो सकती है, लेकिन इस तर्क में गणितीय रूप से कोई त्रुटि नहीं है, योग मिल गया। मान लो योग नहीं मिलता, डीआर को माना कि 1,25,000, सीआर का 1,25,400 होता है, 400 का अंतर है, यानी नंबर 19। सस्पेंस अकाउंट डीआर में 400 लेके योग बराबर करते हैं। नेक्स्ट है, अगले वीडियो में जाएंगे। धन्यवाद।